जीएसटी हो रहा है, इसके ऊपर मैंने बोला क्यों ना एक क्लास हमारी भी हो जाए, सभी ले रहे हैं तो हम भी ले लेते हैं कि क्या है जीएसटी। सबसे पहले जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसके जो इसकी डेफिनेशन है या जो इसकी फुल फॉर्म है उसी को लेकर बड़ा अच्छा चल रहा है सिस्टम। जीएसटी नंबर 1 गुड एंड सिंपल टैक्स। नाउ द क्वेश्चन इज क्या ये सच में गुड है और सिंपल है? अभी सिंपल कितना है वो तो आप उससे पूछो जो जीएसटी में काम कर रहा है, यस और नो। लेकिन ये भी बात सच है कि धीरे धीरे चीजें सिंपल तो हो ही जाती है, लेकिन अभी तो कॉम्प्लिकेटेड भी है काफी हद तक। तो गुड एंड सिंपल टैक्स एक। नंबर 2 गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर। क्या भाई साहब ये पार्लियामेंट में चल रहा है आजकल, कैसी बातें कर रहे हो आप? गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर आजकल सब ऐसे बोल रहे हैं। घर संसार त्यागना। अभी आज सुबह सुबह एक बच्चे का मैसेज है, कई सोनिया तेल ले लें। कहीं जीएसटी तो बन ही रही है। चलो इससे ज्यादा आगे नहीं पढ़ेंगे और भी कई तरह की आ रही है। घर संसार त्यागना। एंड द लास्ट वन जो मुझे लगता है कि पता होनी चाहिए, ये सबको जो निकाल की हो गई, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड एंड सर्विस टैक्स नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। तो पहली तीनों डेफिनेशंस गलत है। ना गुड एंड सिंपल टैक्स की फुल फॉर्म है, ना गुड नाइट स्लीप ड्रीम टेक केयर, ना घर संसार त्यागना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सबसे पहले अच्छा इसको ना ऐसे बताने का एक और भी रीजन, ज्यादातर हमारे भाई यहाँ जो बैठे हैं वो सब सीएस के कम्युनिटी के ज्यादातर लोग, तो वो कहते सर हमें ना एक और चीज आजकल सीएस एग्जीक्यूटिव में चल रहा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 में से कोई एक चूज करना, कौन बने करोड़पति खेलते हो। तो मैंने कहा स्टार्टिंग यहीं से करते हैं, इन 4 में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है? फुल फॉर्म क्या है जीएसटी की? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स अच्छा कई बार को सुनने को मिलेगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इंपॉर्टेंस ऑफ जीएसटी, जीएसटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है? नंबर 1 जीएसटी के आने से देयर विल बी 2% इंक्रीमेंटल ग्रोथ इन जीडीपी एक्सपेक्टेड। ये एक्सपेक्टेड है कि 2% ग्रोथ होगा इंक्रीमेंटल जीडीपी के अंदर। रीजन इसका बहुत सिंपल है, जीएसटी को लेके आने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कैस्केडिंग खत्म करना, टैक्स ऑन टैक्स खत्म करना। अभी हम उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि टैक्स ऑन टैक्स कैसे खत्म होगा और अभी टैक्स ऑन टैक्स कैसे है। लेकिन नो डाउट जीएसटी के आने से कैस्केडिंग खत्म होगा, लेकिन अभी भी मैं बोलूंगा कि 100% खत्म नहीं होगा। एक दो जगह अभी भी कैस्केडिंग रहेगा, लेकिन धीरे धीरे वो भी खत्म होगा। तो जीएसटी के आने से मेजॉरिटी कैस्केडिंग खत्म हो जाएगा। अगर कैस्केडिंग खत्म हो गया यानी कि टैक्स ऑन टैक्स खत्म हो गया तो ऑब्वियसली प्राइसेस जो है गुड्स के वो नीचे आएंगे, यस और नो। अगर टैक्स ऑन टैक्स लगेगा तब प्राइस ज्यादा होगा या टैक्स ऑन टैक्स नहीं लगने पर ज्यादा होगा? टैक्स ऑन टैक्स लगने पर ज्यादा होगा, पर अभी लगेगा या नहीं लगेगा टैक्स ऑन टैक्स? नहीं लगेगा, तो प्राइसेस क्या होंगे? कम। अगर प्राइसेस कम होंगे तो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था मैंने, प्राइसेस कम होंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी और सप्लाई बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगी। तो पहला क्वेश्चन था कि 2% इंक्रीमेंटल ग्रोथ इन जीडीपी एक्सपेक्टेड है, बट हाउ, कैसे हो सकता है 2% ग्रोथ? तो ये इसका रीजन है कैस्केडिंग खत्म होगा, प्राइसेस डाउन जाएंगे, प्राइसेस डाउन जाएगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो डेफिनेटली ग्रोथ। तो जीडीपी में ग्रोथ पूरा एक्सपेक्टेड है हमें। कलेक्शन ऑफ टैक्स प्रेजेंटली वैसे इसलिए लिखा मैंने क्योंकि मैं डायरेक्ट टैक्स की थोड़ी सी बात करने वाला हूं, तो वो तो प्रेजेंटली है, इनडायरेक्ट टैक्स में तो अर्लियर बोला जाएगा, यस और नो। तो डायरेक्ट टैक्स में आज के दिन हमारी कलेक्शन कितनी चल रही है? 7.5 लाख करोड़, अप्रोक्सीमेटली 7.5 लाख करोड़ की जो कलेक्शन है वो ओनली फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स है। और अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं, एनी आइडिया इनडायरेक्ट टैक्स में क्या कलेक्शन होती होगी? 15 लाख करोड़, 15 लाख करोड़ कलेक्टेड बाय द सेंट्रल एज वेल एज स्टेट। अच्छा आप जानते हैं ना डायरेक्ट टैक्स सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, वहां पर स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, वो पूरी तरह किसका है? सेंट्रल का। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो इंडिया में दोनों गवर्नमेंट लगाती है, सेंट्रल भी और स्टेट भी, क्योंकि इंडिया फेडरल सिस्टम है।
तो दोनों पैरेलल गवर्नमेंट रन करती है, सेंट्रल भी लगाती है, स्टेट भी लगाती है, कुछ टैक्सेस सेंट्रल लगाती है, कुछ टैक्सेस स्टेट लगाती है। कई टैक्स तो ऐसे जो मतलब जिसके अंदर उन्होंने कुछ बंटवारा किया है कि इन गुड्स पर हम लगाएंगे, इन गुड्स पे आप लगाओगे, कि दोनों को रेवेन्यू चाहिए कहीं ना कहीं। 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस, मेजर 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस जिनसे हमारी कलेक्शन अप्रोक्सीमेटली 15 लाख करोड़ हो रही है। इतनी बड़ी कलेक्शन को दाव पर लगाकर एक नया एक्ट लेके आना कोई आसान बात नहीं है। गवर्नमेंट के लिए इतना आसान नहीं है कि 15 लाख करोड़ की कलेक्शन हो रही है, उसको छोड़कर वो एक नया जीएसटी ला रही है जिसमें कलेक्शन होगी नहीं होगी, कैसे होगी, आगे जाके क्या होने वाला है कोई पता नहीं लगेगा। लेकिन 15 लाख करोड़ की कलेक्शन को दाव पर लगाकर एक नया टैक्स लाया गया, दैट इज जीएसटी। और 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म किया गया। मेक जीएसटी विल फैसिलिटेट मेक इन इंडिया बाय मेकिंग वन इंडिया। तो जीएसटी अगर आता है तो मेक इन इंडिया बाय वन इंडिया। तो मेकिंग वन इंडिया का चांसेस है हमारी, देखते हैं कि वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट, कितना सही है, कितना सही है, कहीं कहीं गलत भी है या पूरी तरह 100% सही है, वो सब डिस्कस करेंगे। हाँ जी प्लीज नेक्स्ट, नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया। तो यहाँ से ना आपको नोटिंग करना है, नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया। मैंने बोला बस थोड़ी देर के लिए नोटिंग कर रहे हैं, उसके बाद आपको बंच मिल जाएगा एक आज की क्लास का, तो वो आपको घर पे भी बड़ा काम आएगा। नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया, व्हाई जीएसटी, नीड ऑफ जीएसटी, व्हाट आर द रीजंस, जीएसटी को लेके आने का क्या क्या रीजन। नंबर 1, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस। और इसमें मैं इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा, वो तो डायरेक्ट टैक्स है, उसका जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है। हम मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, कौन से टैक्सेस की बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस। मतलब एक इनडायरेक्ट टैक्स में नंबर ऑफ टैक्सेस, नंबर ऑफ टैक्सेस। अगर एक आदमी पहले गुड्स को बनाए यानी कि मैन्युफैक्चर, फिर उसको बेचे यानी कि ऑब्वियसली बनाने के बाद बेचेगा वो, तो वो सेलर भी है, होलसेलर मान लो आप, मैन्युफैक्चरर कम होलसेलर। अगर उसने उसमें से कुछ पार्ट इंडिया से बाहर से मंगाया है तो वो इंपोर्टर भी है, इंपोर्टर है, मैन्युफैक्चरर है, सेलर है, तीन लाइबिलिटी। इंपोर्टर के एज ए इंपोर्टर अलग लाइबिलिटी, एज ए मैन्युफैक्चरर अलग लाइबिलिटी, एज ए सेलर अलग लाइबिलिटी। मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्स, नंबर ऑफ टैक्सेस, हर डिपार्टमेंट को अलग से जवाब है, सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट को अलग जवाब, वैल्यू एडेड वालों को अलग से जवाब, कस्टम वालों को अलग से जवाब, अलग अलग लोगों के प्रति अलग अलग लाइबिलिटी। बड़ा सिस्टम खराब है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्स। ये तो सबसे बड़ा रीजन, मेन रीजन था कि इतने सारे नंबर ऑफ टैक्सेस हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर, जिसकी वजह से कंप्लायंस प्रोसीजर, क्या लगता है आपको कंप्लायंस कम होगा ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। वो इंपोर्टर एज ए इंपोर्टर बिल ऑफ लेडिंग भी भर रहा है, बिल ऑफ एंट्री भी भर रहा है, वो एज ए मैन्युफैक्चरर अपने एक्साइज के फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहा है, वैट के फॉर्म्स को फिल अप कर रहा है, कितने सारे कंप्लायंस एक आदमी के ऊपर, वो एक गुड्स बनाकर बेचना रहता है बस, ये टारगेट है। और उसके मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्स। अभी आज जब मैं क्लास के लिए आ रहा था तभी की बात है, अभी एक आपको पता है सबसे ज्यादा जोक आजकल जीएसटी बन रहे हैं, तो बनेंगे भाई, सबसे हॉट इशू है, यस और नो, बहुत सारी हॉट आइटम्स को अलग रखकर सबसे ज्यादा इशू ये चल रहा है। प्लीज इसको सही तरीके से सोचना। तो अभी क्या है कि एक आदमी जब कवारा है और जब वो घर में आता है रात को लेट, तो सबसे पहले दरवाजा उसकी माँ खोलती है, तो लेट आया है, वो माँ को समझाता है, थोड़ा हो गया लेट, अच्छा मेरी तो कोई बात नहीं, अपने बाप को समझाना जाके, वो भी इंतजार करता, फिर बाप को समझाता है, फिर कोई दादा दादा वगैरह है तो उसको समझाता है, तब जाके बेचारा सो। कितने कंप्लायंसेस है उसके ऊपर। हाँ शादी कर लो, सही है, शादी कर लो, एक चीज समझाना पड़ेगा, हो गया जीएसटी की, अब मल्टीप्लिसिटी खत्म हो गया, शादी हो गई बस, मल्टीप्लिसिटी ओवर। अब एक ही को समझाना है, किसको, जीएसटी को समझाना है ना, एक्साइज
कस्टम तो अभी भी रहेगा, कस्टम को खत्म नहीं किया जीएसटी के अंदर, कस्टम मेंटेन रहेगा क्योंकि वो इंटरनेशनल लॉ है, उसको ऐसे खत्म नहीं कर सकते, तो कस्टम रहेगा, लेकिन बाकी एक्साइज, वैट, सीएसटी वो सब खत्म नहीं, सब के सब खत्म, उनकी जगह एक आ गया, कौन सा? जीएसटी। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। नंबर 2 कैस्केडिंग, ये दूसरा रीजन, ये भी सही रीजन। अब अगर आप टैक्स ऑन टैक्स लगाओगे तो देखो वैसे ये एथिकली गलत है। हमसे बात हुई थी कि अगर आप कमाओगे तो हम टैक्स लेंगे, इनकम टैक्स, तो एक सिस्टम था, कमाओ टैक्स दो, अगर आप बेचोगे तो टैक्स लगेगा, बेचो टैक्स दो, लेकिन ये कोई बात थोड़ी ना होती है कि टैक्स दो फिर उस टैक्स को वैल्यू में जोड़ेंगे, फिर जुड़ी हुई वैल्यू पर फिर टैक्स लगाएंगे, फिर वैल्यू में जोड़ेंगे, फिर जुड़ी हुई वैल्यू पर फिर टैक्स लगाएंगे, और शुरू वाली वैल्यू 2 बार टैक्सेबल होती है। ये सारा सिस्टम है। कैस्केडिंग का मतलब टैक्स ऑन टैक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है कैस्केडिंग, टैक्स ऑन टैक्स। नंबर 3 इज यूनिफॉर्मिटी। हाँ जी प्लीज, यूनिफॉर्मिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तीसरा मेन रीजन था जीएसटी के आने का, तीसरा और आखिरी रीजन, और बड़े रीजन है लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही 3 रीजन है। यूनिफॉर्मिटी। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है, मैं तो खैर ये मान के आया हूँ कि स्टूडेंट को सारा धीरे धीरे बताऊंगा आज, ऐसा नहीं सोचूंगा कि वो तो एक्सपर्ट बैठे होंगे, कुछ एक्सपर्ट भी होंगे डेफिनेटली, ऐसी बात नहीं, लेकिन फिर भी सबको समझ में आना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, क्या लगता है आपको आज जो वैट है, अभी तो नहीं है क्या, वैट जो था उसके रेट सभी स्टेट में सेम है क्या डिफरेंट? डिफरेंट, मतलब वैट इज नॉट सेंट्रल वाइज, वैट इज स्टेट वाइज। दिल्ली में अलग रेट है, हरियाणा में अलग रेट है, यस और सेपरेट रेट, तो यूनिफॉर्मिटी हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। मैन्युफैक्चरिंग में अलग रेट है गुड्स के, हालांकि वो सेम है पूरे इंडिया में, क्योंकि सेंट्रल एक्साइज जो है वो पूरे इंडिया में लगता है, लेकिन रेट उसके अलग है ना, वैट वाला रेट तो नहीं है ना। ये तो नहीं कह सकते ना कि अगर पेन को बेचने पर इतना % रेट है तो पेन को बनाने पर भी उतना है, क्या अलग है? अलग है। एक्साइज ड्यूटी के रेट्स अलग हैं। अच्छा, गुड्स के डिफरेंट रेट हो, इसमें प्रॉब्लम नहीं है हमको। हम ये नहीं कहते कि सभी गुड्स के रेट सेम कर दो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब एसी पर भी 10% टैक्स लगना चाहिए और चेयर पर भी 10% लगना चाहिए, ये तो पॉसिबल ही नहीं। वो तो गुड्स की जो नेसेसिटी के हिसाब से रेट होगा या लग्जरी के हिसाब से रेट होगा। ऑब्वियसली गुड्स का रेट अलग, गुड्स के अलग रेट हो, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है एक गुड्स का एक स्टेट में अलग रेट, उसी गुड्स का दूसरी स्टेट में अलग रेट, एक गुड्स का सेल पर अलग रेट, बनाने पर अलग रेट, इंपोर्ट करने पर अलग रेट। प्रॉब्लम ये है। तो दैट इज द लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी की कमी है, वो ये। तो जीएसटी आने के बाद ये खत्म। मतलब बताइए प्लीज क्या होगा? अभी एक गुड्स का रेट जो है वो पूरी कंट्री के लिए क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो यूनिफॉर्मिटी इंपॉर्टेंट है। आइए प्लीज राइट डाउन मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस। 17 indirect taxes subsumed in one tax, that is known as GST. 17 indirect taxes is subsumed in one basket. 17 indirect taxes, बहुत होते हैं 17 टैक्सेस, कम नहीं होते। कोई 2 टैक्स को खत्म करके एक टैक्स नहीं बनाया, कोई 3 टैक्स को खत्म करके एक टैक्स नहीं, 17 टैक्सेस को खत्म करके एक टैक्स। कोई आसान काम नहीं है। और मैं आपको बताऊंगा आज जर्नी ऑफ जीएसटी करेंगे हम थोड़ी देर में कि कब से शुरू कर रखा हमने सोचना कि 17 खत्म करने और एक लेके आना है। इसे करने में कितने साल लग गए, कितने साल लग गए। हाँ जी प्लीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड बाय हू? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। यस प्लीज नॉट टॉकिंग। इनडायरेक्ट टैक्सेस में सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग टैक्सेस हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अलग टैक्स, दोनों की हम बात करेंगे आज। ये आप चाहे कॉपी मत करना क्योंकि ये हर जगह अवेलेबल मिल जाएगा आपको, इससे कुछ खास नहीं है, नोट्स में मिल जाएगा, नोट्स के अंदर तो मिलेगा ही मिलेगा। 17 टैक्सेस कौन से हैं? एक बार नाम सुन लो मेरे साथ बस खाली। कौन से हैं? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। नंबर 2 ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट।
Additional duties of excise, goods of special importance. Additional duties of excise, textile and textile product. Additional duties of custom, commonly known as CVD. Additional duty of custom, SAD. Special additional duty. SAD मतलब special additional duty. अच्छा, कईयों को लगता है कि ये कस्टम लिखा हुआ है, आप तो कहते हैं कस्टम खत्म नहीं है। अरे ये वो कस्टम नहीं है, CVD है। CVD कस्टम के ऊपर लगने वाला टैक्स, इंपोर्टर के ऊपर, एक्साइज को कंपनसेट करने के लिए और अलग से कंपनसेट करने के लिए। स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, सर्विस टैक्स। अच्छा, सर्विस टैक्स तो बहुत चला लास्ट में, 1994 से शुरू हुआ था। यस और नो? ये तो एकदम एक पीक पे रहा है सर्विस टैक्स, लेकिन इसे भी हमने खत्म कर दिया पूरी तरह से। 8 सेंट्रल सरचार्जेस एंड सेसेस। सेस से कितने तरह के? कृषि कल्याण सेस, स्वच्छ भारत सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस और बड़े सारे सेस, सारे खत्म जो सेंट्रल लेवल के। तो बताइए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने कितने इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म कर दिए? कितने? 8। कुछ मिसिंग है इसके अंदर? देखो तो सही क्या वैट तो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, वैट मिसिंग नहीं है। वैट कौन लगाता है? अच्छा, CST मिसिंग है, सेंट्रल सेल टैक्स मिसिंग है। यस और नो? अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स कौन कौन से? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज एडिशनल ड्यूटी, सर्विस टैक्स। CST तो मिसिंग हो जाता है। हाँ जी, कौन सा सेस? हेल्थ सेस। ओके, और भी कोई बताओ? अच्छा लिसन, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस बढ़ते हैं। अभी देखना प्लीज। स्टेट वैट सबसे बड़ा, अभी वैट तो ऑब्वियसली। CST कोई बता सकता है मैंने ये स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में क्यों लिखा? सेंट्रल सेल टैक्स नाम पता था सेंट्रल है, फिर भी मैंने लिखा स्टेट लिस्ट में। बताइए प्लीज, ये सेंट्रल लिस्ट में आएगा, स्टेट में आएगा? स्टेट में नहीं आएगा। अगर आप सेंट्रल में पढ़ते हो तो गलत पढ़ते हो। अगर आप बोलोगे सर हो सकता है आपने गलत लिखा हो, तो मैंने ये जो लिखा है ये सारा CBSE की साइड से लिखा है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑन GST, उन्होंने जो बताया वो लिखा है। वैसे मुझे तो आइडिया, मुझे पता है CST जो है उसमें आएगा स्टेट, लेकिन कभी कभी लगता है क्यों आएगा? Because CST levied by the central government, but it is not collected by the central government. It is collected by whom? State government and retained by state government. Sale tax सिर्फ state का है, चाहे वो VAT हो चाहे वो CST हो। बस CST स्टेट का है, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन पावर सेंट्रल के पास था, मतलब उसका लेवी जो था वो सेंट्रल के पास था। उसका बड़ा सिंपल रीजन था, जब CST नया आया था, मतलब नया क्यों आया था इनफैक्ट, जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सेल होने लगी थी, इंटर स्टेट सेल जिसे हम बोलते हैं, तो उस सेल में ना बहुत सारी स्टेट के अपना हक जमाना शुरू कर दिया। सेलर बोलता है मेरा टैक्स है, बायर बोलता है कुछ तो हमारे बंदे ने खरीदिया हमारा है, एक बंदा बोलता है कंसीडरेशन हमारी स्टेट में हुआ था हमारा है, एक बोलता है डिलीवरी तो हमारी गुड्स में हुई है, स्टेट टैक्स तो हमारा है। तब जाकर फिर सेंट्रल को बीच में आना पड़ा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है लड़ो मत, हम डिसाइड करेंगे किसका है, लेकिन होगा तुम में से किसी एक का, हम नहीं रखेंगे, हम सिर्फ डिसाइड करेंगे और करना पड़ेगा बिकॉज आप लड़ रहे हो। और उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि ये टैक्स जो है ना स्टेट का है, पर कौन सी स्टेट का बता सकते हो प्लीज? अच्छा ये तो CST कब लगता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, अगर आप GST की बात कर रहे हो ना, तो उसके आने का मेन कारण CST, यकीन मान, क्योंकि CST ही ऐसा है जहां पे हमें क्रेडिट नहीं मिला और उसके क्रेडिट को देने के लिए GST लेके आए। प्लीज बता सकते हो सेंट्रल सेल टैक्स CST टैक्स किसके पास जाता है? सेलर स्टेट या बायर स्टेट? मतलब ओरिजिन गुड्स जो बनाता है उसके पास जाता है, जो गुड्स कंज्यूम करता है, गुड्स जो बनाता है ओरिजिन स्टेट। मतलब CST इज लेविड बाय हूम? व्हिच स्टेट? डेस्टिनेशन स्टेट या ओरिजिन स्टेट? समझ आ रहा है? दिल्ली से पंजाब गुड्स जा रही है, दिल्ली वाला बंदा पंजाब वाले बंदे से क्या चार्ज करेगा? CST। वैट तो नहीं करेगा ना, वो कब होता है? दिल्ली से दिल्ली में से, दिल्ली से पंजाब गुड्स जा रही है,
खाया पिया किसने? पंजाब में। पैसे कौन ले गया? दिल्ली को। पैसे कौन ले गया? दिल्ली को। क्लियर? अब आप एक काम करो, कितने सारे टैक्सेस हैं, कोई दूसरा टैक्स बताओ इसके अलावा जिसमें टैक्स ओरिजिन स्टेट के पास है। इसके अलावा वैट है, एक सेंट्रल एक्साइज है, कस्टम है, इनकम टैक्स तो मैं नहीं करूंगा कि वो तो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। और कोई टैक्स बताओ जो ओरिजिन स्टेट के पास है। सर्विस टैक्स है, एंटरटेनमेंट ये कैसे होगा? मतलब एंटरटेनमेंट किसी और स्टेट में हो रहा है, वहां से वहां नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा कोई भी टैक्स नहीं है। ऑल टैक्सेस आर डेस्टिनेशन एक्सेप्ट जीएसटी। सर्विस टैक्स, अच्छा अगर मैं सर्विस इंपोर्ट करूं इंडिया में तो सीएसटी लगता है, सर्विस लगता है बोलो। और अगर मैं एक्सपोर्ट करूं तो नहीं लगता, नहीं लगता ना। सर्विसेज प्रोवाइडेड आउटसाइड इंडिया विल नॉट बी लायबल टू सर्विस टैक्स। व्हाई? बिकॉज़ सर्विसेज आर कंज्यूम्ड आउटसाइड इंडिया, तो वो लोग चार्ज करें टैक्स। इंपोर्ट ड्यूटी लगती है बोलो। व्हाई? बिकॉज़ इंपोर्टेड गुड्स आर गोइंग टू बी कंज्यूम्ड इन इंडिया। एक्सपोर्ट ड्यूटी मोस्टली गुड्स पे कितनी है? 0। एक्सपोर्ट ड्यूटी मोस्टली गुड्स पे कितनी है? व्हाई? बिकॉज़ एक्सपोर्टेड गुड्स आर टू बी कंज्यूम्ड आउटसाइड इंडिया, वो चार्ज है, हम भी चार्ज हैं। ऑल टैक्सेस आर डेस्टिनेशन, ऑल टैक्स एक्सेप्ट वन। कौन सा? सीएसटी। खत्म कर दिया इसको, फिनिश। इसकी जगह कौन सा आ गया? ये खत्म हो गया, जीएसटी आ गया। और अब बताओ आपको क्या लगता है जीएसटी कौन सा होगा, ओरिजिन या डेस्टिनेशन? डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन। जितने भी टैक्स है ना पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में जितने टैक्स हैं वो सारे डेस्टिनेशन बेस्ड। एक इंडिया की जो ओरिजिन बेस पे चल रहा था सीएसटी के अंदर, वो भी खत्म। अब हम लोग इक्वल हो। तो जीएसटी का सबसे बड़ा फीचर, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड। आपको पता होगा शायद या नहीं पता हो, अगर हम कुछ इंपोर्ट करते हैं तो वी हैव टू पे इंपोर्ट, यस और नो? और अगर मैं उन इंपोर्टेड गुड्स को एज इट इज एक्सपोर्ट कर दूं इंडिया से बाहर, तो वो इंपोर्ट ड्यूटी मुझे रिफंड मिलती है नहीं मिलती? व्हाई? बिकॉज़ गुड्स आर नॉट गोइंग टू बी कंज्यूम्ड इन इंडिया। तो फिर क्यों मिलेगी? क्यों लगेगा इंपोर्ट ड्यूटी? वापस मिल जाएगी, वापस मिल जाएगी। वैट, अगर उस गुड्स पे वैट लगा तो वैट तक रिफंड हो जाएगा, लेकिन गुड्स मस्ट बी एक्सपोर्टेड। इंपोर्ट होने के बाद क्या होना चाहिए? एक्सपोर्ट। लग्जरी टैक्स, होटल में जाते हैं लग्जरी टैक्स लगता है। एंट्री टैक्स, गुड्स इन कई स्टेट में एंट्री टैक्स है, अगर आप ओपट्रावल जिसे हम बोल देते हैं। एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स, तो ये वाला पॉइंट याद रखना प्लीज। 17 टैक्सेस में एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स तब डिलीट होगा अगर वो not levied by the local authority. If it is levied by the local authority, local bodies, then it will continue. तो ये continue. तो entertainment tax भी delete हो जाएगा, subsumed हो जाएगा in GST if it is not levied by the local authority. Then taxes on advertisement other than newspaper etc. तो other than newspaper वो जो है उसकी exemption GST में रहेगी नहीं रहेगी ये सब आता रहेगा, लेकिन इसको एक बार तो खत्म कर दिया advertisement को। Purchase tax, taxes on lottery, betting, gambling, and state surcharges and cesses. जितने भी state surcharge है और cess है, वो सब डिलीट। तो how many taxes abolished or subsumed in one tax? 17. 17 में से सेंट्रल की कितनी? 8 और स्टेट की 9। ठीक। चलो एक बात बताओ, अच्छा आपने सुना है कि जो पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, हम करेंगे उसके ऊपर पूरी डिस्कशन। पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, 5, ठीक है? उन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? बोलिए। नहीं लग सकता, क्योंकि जो लेवी का सेक्शन है जीएसटी का, सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 9 जो है लेवी, उसमें क्लियर लिखा है कि इसे अगर हम चाहेंगे तो फ्यूचर में लगा देंगे, अभी तो नहीं लगा।
मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, उन 5 पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे अगर जीएसटी नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? पहले जो लग रहा था, पहले क्या लगा? एक्साइज लगा, यस और नो? वैट लगा, और अगर आप उसे इंटरस्टेट सेल कर रहे तो क्या लग रहा था? जीएसटी लगा। तो बताओ उस पर एक्साइज लगेगा या नहीं लगेगा? तो फिर आप क्यों कह रहे हो कि एक्साइज खत्म हो गया? आप क्यों कह रहे हो कि जीएसटी खत्म हो गया? पार्शली खत्म। यस, हम ये नहीं कह सकते कि एक्साइज ड्यूटी बंद हो गई, एक्साइज ड्यूटी क्लोज हो गया, आज के बाद कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब जीएसटी। नहीं, अभी भी क्या लगेगा? एक्साइज ड्यूटी लगेगा। इसके ऊपर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इस पर रहेगा 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अच्छा, किसी और को लगने वाला? अल्कोहल, कौन से वाली अल्कोहल? नहीं, 2 तरह की अल्कोहल होती है। एक मिनट प्लीज, अल्कोहल 2 तरह की होती है, एक मेडिसिन के लिए भी होती है, पेनिट्रियल, बोरेक्स। पंजाब वाले तो वो भी सही है, लेकिन अभी जब पंजाब का कोई बंदा हो तो माइंड मत करना प्लीज, मैं भी पंजाब से हूं, ओके? कहीं ऐसा लगे कि पंजाब वालों को ऐसे बोल रहे हैं वो प्रोसेस तो यही है। अच्छा, ये लोग बाकी जो अल्कोहल है दूसरे वाले, उसका क्या मतलब? लीकर, लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अभी मैं क्लास में आ रहा था तो किसी ने पूछा कि सर लीकर पर जीएसटी कितना लगेगा? मैंने कहा जिसको लगी है लीकर लगी है, लीकर पे कोई नहीं लग सकता, जीएसटी बोल जाओ। लीकर पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, लीकर पे भी क्या लगेगा? एक्साइज नहीं लगेगी, ये लगेगी एक्साइज या लगेगी? अरे बताओ भाई, लीकर पे एक्साइज लगती है या नहीं लगती? वैट लगता है, एक्साइज नहीं लगती? लगती है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है। सुनिए प्लीज, लीकर पर एक्साइज लगती है और वो अभी भी लगेगी, लेकिन सेंट्रल एक्साइज नहीं। कौन सी? स्टेट एक्साइज। प्लीज सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कौन कौन सी जीएसटी से बाहर, कौन कौन सी चीजें जीएसटी से बाहर है, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन। तो सबसे पहला 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये जीएसटी से बाहर है। इसके ऊपर क्या क्या लगेगा? एक्साइज। कौन से वाला? सेंट्रल या स्टेट? सेंट्रल, सेंट्रल, सेंट्रल। कंफ्यूज हो गए, सेंट्रल किस पे लगता है, स्टेट किस पे लगता है, ये नहीं पता। आप ये सुनो कि सिर्फ जो स्टेट एक्साइज है, अच्छा इंडिया में ना लाखों गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, लाखों, उनमें सिर्फ 3 गुड्स ऐसी हैं जिन पर स्टेट लगाती है, बाकी सारी गुड्स पर सेंट्रल। ऐसे याद रखें, स्टेट एक्साइज ड्यूटी that is on manufacture is applicable only on 3 goods। मतलब स्टेट कहती है जी, स्टेट कहती है सेंटर को कि जी आप सारे पैसे कमा लो, 3 चीजें हमें दे दो, हम तो इन्हीं से बहुत कमा लेंगे। एक तो लीकर, लीकर से तो पैसा स्टेट से अच्छा आ जाएगा। दूसरा ओपियम, अफीम खेती होती है राजस्थान में, राजस्थान से कभी बाहर आके देखो, पूरी चेकिंग होती है गाड़ी, फिर वहीं से लेके आते हैं सब। पंजाब में आपने राजस्थान की बेइज्जती कर, इसलिए प्लीज माइंड मत करना, धीरे धीरे चलता रहेगा। एक पहले पंजाब वालों को फील हो रहा था, राजस्थान वालों को भी ये क्या हुआ, खेती वहां होती है भाई, क्या करें, हिमाचल में भी होती है। ओके, अच्छा कौन कौन सा? लीकर, ओपियम यानी कि अफीम, और नैरकोटिक्स। नैरकोटिक्स समझ गए ना? चरस, गांजा, ड्रग्स, हेरोइन, सिगरेट नहीं, कहीं कहते हैं सिगरेट में ड्रग्स है, वो नहीं होता भाई, वो टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स में आ जाएगा। तो कौन कौन सी गुड्स हैं जिन पर अभी तक स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती थी? लीकर, ओपियम और नैरकोटिक्स। तो लीकर को, बाकियों को हटा दिया, खाली लीकर को किसके लिए लगता है? स्टेट के लिए अभी भी लगता है। जीएसटी ने लीकर को टच नहीं किया, स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया, बोले भाई आपको जीएसटी लेके आना, लेके आओ, हमें एतराज नहीं है, लेकिन किसी ने लीकर को छुआ तो देख लेना। नहीं छुआ, आप बिल्कुल लिटरल सेंस में छू लेते भाई। लीकर से जो रेवेन्यू आएगा ना, वो कंपनसेट नहीं कर पाएगा वो जीएसटी, इसलिए लीकर को मत टच करना, वो एज इट इज रहेगा, बाकी सब चेंज कर दिया, बाकी हटा दिया। तो बताइए प्लीज, स्टेट गवर्नमेंट ने जो स्टेट में लीकर पर एक्साइज लगती थी, वो जीएसटी में सब्स्यूम हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा बताओ, अगर पेट्रोल मैन्युफैक्चर होगा, प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर व्हाटएवर यू से, तो वो
सेंट्रल के दायरे में आया, स्टेट के दायरे में? सेंट्रल, क्योंकि मैंने बताया इन तीन को छोड़ के सारे कौन से में आते हैं? सेंट्रल में आते हैं। तो सेंट्रल के दायरे में आया, वो अभी भी किसके दायरे में है? सेंट्रल। उस पर गवर्नमेंट ने अभी जीएसटी नहीं लगाया, तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी जिंदा है और स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी जिंदा है, इवन आफ्टर जीएसटी। इवन आफ्टर जीएसटी। जीएसटी में जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है उसमें से क्या क्या रहेगा? 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, बस। तो कोई और भी रहेगा? किसी और ने कुछ बोला था? टबैको। बट यू से टबैको के बारे में क्या विचार आपका? टबैको पे जीएसटी लगा नहीं लगा? कितने लोगों को लगता है टबैको पे जीएसटी नहीं लगा? जस्ट रेज योर हैंड। कितने लोगों को लगता है टबैको पे जीएसटी नहीं लगा? एक। और अरे अभी किसी ने टबैको बोला तो वो तो कम से कम हाथ खड़ा करो। ऐसे थोड़ी होता है 2 3 4। देखो शर्माना नहीं है, ऐसे हाथ खड़ा करने में कुछ नहीं होता, ईमानदारी से बताना चाहिए। टबैको पे जीएसटी लगेगा? लगेगा। टबैको पे जीएसटी लगेगा और टबैको पे सुनो सुनो सेंट्रल एक्साइज भी लगेगा। टबैको पे दोनों लगेंगे। टबैको इज ए डीमेरिट गुड्स। बेटा प्लीज ध्यान से सुनो, टबैको इज ए डीमेरिट गुड्स। डीमेरिट समझते ना? पैसा आ रहा है इसलिए सरकार चुप है, वरना कोई एक आदमी एक फायदा दे दो सिगरेट का, एक और इवन सिंगल। ऐसे मत बोला, टेंशन दूर रहते फालतू। मैं पहले बता दूं, फालतू बात करना मत। लीकर का 1% फायदा हो सकता है। डॉक्टर्स कहते हैं, जो बाहर के डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि अगर 20 ml एक दिन में पिया जाए तो इट विल बी, हाँ लीकर के लिए, वो भी अल्कोहल के लिए कहते हैं, हेल्थ के लिए फायदा। पर हमारे इंडिया में थोड़ा वो कहते हैं 20 ml, पर वो थोड़ा ग्रोथ कंट्रोल से मार। ओके हाँ जी प्लीज। तो टबैको को फायदा नहीं है, डीमेरिट गुड्स है। डीमेरिट के नाम पर जो टैक्सेस है वो हो जाता है। 28% जीएसटी लगने के बाद भी टबैको कंट्रोल में नहीं आ रहा। गवर्नमेंट को और पैसा चाहिए। ध्यान सुनना प्लीज, नई चीज मिलेगी भी सुनने में। सेस लगाया उसने 28% प्लस सेस एक्साइज के नाम। उस सेस का करेंगे क्या? उस सेस को कंपनसेशन फंड की किटी में डाला गया। उस सेस को कहां डाला गया? कंपनसेशन फंड की किटी में। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि अगर जीएसटी आने से हमारा लॉस हो गया तो क्या होगा, हमारे रेवेन्यू कम हो गए तो गवर्नमेंट ने बोला है कि 5 साल तक हम आपको क्या करेंगे? कंपनसेट करेंगे। और उस सेस को कंपनसेट फंड की किटी में डाला गया है और वहां से किसके लिए यूज किया जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट को कंपनसेशन देने के लिए यूज किया। तो ये नहीं, इसको ध्यान से सुनने वाला है। तो टबैको बताइए प्लीज, आज टबैको पे जीएसटी लगेगा या जीएसटी प्लस एक्साइज? जीएसटी प्लस एक्साइज। और एक्साइज का यूज सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एनी पर्पस के लिए यूज करेगी या कंपनसेशन फंड के लिए? और कंपनसेशन फंड क्यों यूज किया जाएगा? कंपनसेट टू द स्टेट्स, बिकॉज़ उन्होंने पहले प्रॉमिस किया है 5 साल तक हम आपको कंपनसेट करेंगे। अच्छा ये तो सीएसटी पूरी तरह खत्म हो गया या अभी है? सेम पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिन पर स्टेट एक्साइज लगता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिन पर स्टेट एक्साइज लगता है, अगर आप इनको दूसरी स्टेट में बेचोगे तो क्या लगेगा? जीएसटी। जीएसटी के दायरे में तो वो आए नहीं, इसलिए जीएसटी लगेगा। ओके चलिए प्लीज एडवांटेजेस। जीएसटी के एडवांटेजेस नहीं है, ये 17 टैक्सेस खत्म हुए हैं उनके एडवांटेज, और ये बिल्कुल झूठे एडवांटेजेस हैं, लिख दिए मैंने, क्योंकि जीएसटी का बुराई करना बनता नहीं है। बेचारे इतनी मेहनत से लेके आए हैं, थोड़ी थोड़ी बुराई करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। नंबर 1 लेस कंप्लायंस। लगता है आपको सच में लेस कंप्लायंस हो गया या जीएसटी से ज्यादा कंप्लायंस हो गया? ज्यादा कंप्लायंस। तो अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे, इसे लेस कंप्लायंस में निकलते हैं। एडवांटेज लिखा देखो मैंने, बस मैंने थोड़ा सरकार के डिसीजन का नाम पूरा सपोर्ट किया है कि भाई ठीक है लेस कंप्लायंस है, कुछ लोगों के लिए तो है, मैं तो उनके एंगल से बोलूंगा, ठीक है, कंपनियों के एंगल से नहीं बोलता। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यस और नो? अच्छा ये हो जाएगा वैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पता कब? जब थोड़े दिन निकल जाएंगे, 6 महीने, साल, तो समझ में आ जाएगी बात सारी। अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुन के ना सच में ऐसा लगता है क्या पढ़ा क्या लिखा हुआ है। अभी 30 जून को यानी कि 1 जुलाई से एक दिन पहले मैं कार की बैटरी चेंज करवाने गया एक्साइड
उसकी बैटरी थी वो चेंज करवानी थी, खराब हो गई। तो मैंने उसे वैसे ही पूछ लिया, मैं कहा चलो लोगों से प्रतिक्रिया लेते रहते हैं कि जीएसटी का क्या विचार है। अरे भाई साहब कल बिल कैसे काटोगे? बोले अभी 15-20 दिन पुराने डेट में काटेंगे। मैं क्यों करे पता ही नहीं करना क्या, समझ ही नहीं आ रहा कितना काटना है, हमें तो कुछ क्लियर नहीं है। हमने अपने सीए को पूछा, वो कह रहा मैं तो क्लास से लेने जा रहा हूँ, जब लेके आया इसकी भी गलती नहीं है यार, क्लियर ही नहीं है। तो मैं कहा कैसे करोगे? कह रहा कोई बात नहीं 15-20 दिन पिछले बिल में काटते रहेंगे और देख लेंगे फिर जो होगा, देखिए किसमें क्या आता है। ठीक है, तो कम से कम लीडर लोग देखिए जाएगा, इंडिया में बड़ा सही वर्ड है, ठीक है ना। कैस्केडिंग इफेक्ट, प्लीज नेक्स्ट, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, क्लियर और नॉट? अच्छा एक बात और, आज आपको ना ये जो हम सेमिनार अटेंड कर रहे हैं आपको, और मैं भी आपके साथ कर रहा हूँ साथ में, तो इसमें जो लास्ट का हाफ एन आवर है वो आप लोगों से पर्सनल क्वेश्चन है, नोट करिए। ये नहीं कि मैंने पढ़ाया और चलो भाई जितना आता था याद करके आए तो सुना दो, नहीं, लास्ट में कोई पर्सनल क्वेश्चन कि जीएसटी के बारे में आपको प्रैक्टिकल अगर कोई डिफिकल्टी है ना तो उसका भी सोचना है, राइट? तो देखते हैं ना, बहुत इफेक्टिव लगेगा क्लास में आके कैस्केडिंग। पर अभी मैं इसको इस तरीके से क्यों ले रहा हूं क्योंकि ये तो बहुत जरूरी है ना, पता तो हो जीएसटी क्या है, रीजंस क्या है। कैस्केडिंग, कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स। जिनके पास नोट्स है वो लोग स्लाइड चेंज करते हैं तो मिला हुआ होगा, जिनके पास नहीं है ना अभी मिल जाएंगे। कैस्केडिंग इफेक्ट दैट इज टैक्स ऑन टैक्स। अभी किसके पास नहीं है नोट्स? किनके पास ऐसे थोड़ी होता है, हमने हाथ खड़ा कर लिया नहीं आगे हो जाए ना, बोलो कैस्केडिंग इफेक्ट अभी आता है। प्लीज मैन्युफैक्चरर गुड्स मैन्युफैक्चर करता है, सेल करता, सॉरी मैन्युफैक्चर करता है, वैल्यू कितनी है? सोल्ड। मैन्युफैक्चर के ऊपर कौन सा टैक्स लगता है बताइए प्लीज? मैन्युफैक्चर के ऊपर एक्साइज ड्यूटी, यस, मैन्युफैक्चर के ऊपर लगता है एक्साइज ड्यूटी एट द रेट ऑफ 10%, 10 रुपए। बताइए गुड्स की वैल्यू कितनी होगी? 110। प्लीज ध्यान देना, अब ये क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपसे इसलिए बोल रहा हूं। सही फिर क्या लगता है इसके ऊपर वो सेल करेगा? वैट लगेगा। वैट का रेट एक बार अज्यूम कर लो 10%, 5.5% दिया जा, पता है आपको कितने सारे रेट हैं। अभी हमने बोला था नहीं कौन सी गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। वैट रेट 10% कितना हो गया इसके ऊपर? 11 या 10? मतलब आप जो एक्साइज ड्यूटी के नाम का 10 रुपए टैक्स लग चुका है उसे जोड़ने के बाद टैक्स लगाओगे, उसे अलग करके नहीं लगाना चाहिए या जोड़ के लगेगा? यही तो कैस्केडिंग है, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो समस्या है। अभी इसका टैक्स है 11, वैट इज 11, मतलब अब इनका जो 11 है इसमें 1 रुपया उसे 10 के ऊपर लग गया, बोलो, और वो टैक्स ऑन टैक्स हुआ या नहीं हुआ? तो 121 रुपये, 121 रुपये। प्लीज ध्यान देना एक बात, जो पूछने में थोड़ा टेक्निकल होने वाला है बात, अभी सिंपल बात में टेक्निकल करेंगे, अभी कंपनसेशन फंड वाला थोड़ा टेक्निकल बात किया। 121 रुपए का गुड्स मैं आपको बेचा, ठीक है, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने बनाया, बेचा आपको 121 रुपए का, टैक्स वगैरह सब दिल्ली में। आप ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर नहीं हो। जब आप इस गुड्स को आगे बेचोगे 121 वाले गुड्स को पता नहीं कितने में बेचोगे, आपकी गुडविल पे डिपेंड करता है। 100% प्रॉफिट जोड़ो, 500 रुपए जोड़ो, तो बाबा जी का आशीर्वाद लगवा दो, गुड्स पे डबल भी हो जाएगा। अगर जब आप बेचोगे तो प्लीज टेल मी एज ए ट्रेडर आपको इस वैट का क्रेडिट मिलेगा? मिलेगा, वैट का क्रेडिट मिलेगा, डबल टैक्स तो नहीं हुआ, क्रेडिट मिल गया। पर क्या एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट मिलेगा? ट्रेडर विल नॉट गेट द क्रेडिट ऑफ एक्साइज ड्यूटी एंड देयरफॉर इट इज कैस्केडिंग, देयरफॉर इट इज कैस्केडिंग। एज वी नो, हम लोग जानते हैं, ट्रेडर विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ या क्रेडिट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। ये स्लाइड में किसी के लिखा नहीं हुआ, मैंने ब्लैंक छोड़ रखा है जानबूझ के, सबको लिखना है, चाहे किसी को मिला या नहीं मिला, ब्लैंक पेज मिला हुआ उसके। प्लीज टेल मी कैस्केडिंग इज क्लियर और नॉट क्लियर? कैस्केडिंग का एक एग्जांपल है ये, मोस्ट सिंपल एग्जांपल है ये। मैंने मैन्युफैक्चर किया, मैंने एक्साइज ड्यूटी लगाया, मैंने सेल किया, वैट लगाया, सामने वाले को वैट का क्रेडिट तो मिल गया होगा, लेकिन क्या नहीं मिला होगा? एक्साइज का क्रेडिट नहीं मिला।
अच्छा एक और क्वेश्चन, अगर मैं इंटरस्टेट सेल करूं तो बताओ मैं क्या चार्ज करूं? सीएसटी चार्ज करूं। किससे चार्ज करूंगा? बायर से। यस और नो? बायर रजिस्टर्ड डीलर है, अभी मैं उसे अनरजिस्टर्ड बोलूंगा तो मैं सीएसटी बैट की इक्विवेलेंट चार्ज कर लूंगा। बताओ आपको। एनीवेज मैंने इंटरस्टेट सेल किया तो मैं क्या, मैंने दिल्ली से पंजाब में सेल किया, मैं क्या चार्ज करूंगा? सीएसटी। मुझे बताना, जब पंजाब वाला बंदा उस गुड्स को अपने पंजाब में बेचेगा और वो बायर से वैट लेगा, आउटपुट वैट लेगा, तो क्या उसे उस सीएसटी का क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। सेकंड एग्जांपल ऑफ कैस्केडिंग। सेकंड एग्जांपल ऑफ कैस्केडिंग, देयर आर लॉट्स ऑफ कैस्केडिंग। अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो मैं सामने वाले को एक्साइज का क्रेडिट नहीं दे पाता। अगर मैं इंटरस्टेट सेल करता हूं तो जो सीएसटी मैं चार्ज करता हूं वो क्रेडिट नहीं दे पाता, और जिस टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता वो हमारी कॉस्ट का पार्ट बनता है। बोले प्लीज। और अल्टीमेटली कंज्यूमर बियर करता है। यस और नो? तो कंज्यूमर पर बहुत बड़ा बर्डन है, कंज्यूमर पर बहुत बड़ा बर्डन है। अब यकीन नहीं मानेंगे 50,000 50,000 लाख समथिंग खाली सीएसटी का बर्डन है बायर कंज्यूमर, जिसका कोई क्रेडिट नहीं मिलता, इसलिए इतना ह्यूज बर्डन है। तो ये सब खत्म होगा कैसे? जीएसटी आने से कैस्केडिंग, ये सब प्रॉब्लम्स दूर हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो देयर इज कैस्केडिंग, टैक्स ऑन टैक्स, नेक्स्ट एंड द लास्ट वन यूनिफॉर्मिटी। हाँ जी प्लीज, तीसरा रीजन। तो भाई 3 रीजन याद रखना जीएसटी के। कोई पूछता है जीएसटी क्यों आया? 3 रीजन सीधे सीधे है। नंबर 1, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस। इतने नाम क्यों याद करें? इतने लोगों से क्यों डील करें? घर के हर मेंबर को क्यों एक्सप्लेनेशन दें? एक तो देखे ना, बात खत्म है। कैस्केडिंग, यूनिफॉर्मिटी। अच्छा, यूनिफॉर्मिटी के बारे में मैं आपको थोड़ी सी बात पहले बता दूं। यूनिफॉर्मिटी एक होता है टैक्सेबल इवेंट। सुना मैंने टैक्सेबल वर्ड सुना? टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट का मतलब होता है, इवेंट का मतलब होता है घटना। ऐसी कौन सी घटना घटी कि टैक्सेबिलिटी अराइज हो गई, दैट इज नोन एज टैक्सेबिलिटी। ऐसा क्या इवेंट हुआ कि टैक्स लग गया, दैट इज कॉल्ड टैक्सेबल इवेंट। और पहला पॉइंट था मैन्युफैक्चर। आपने मैन्युफैक्चर किया, अरे मैन्युफैक्चर हो गया, ये एक इवेंट हो गया, अब इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगेगी। आपने सेल की, ये एक इवेंट है, इसके ऊपर सेल टैक्स लगेगा। अगर ये विद इन द स्टेट है तो वैट लगेगा, अगर ये दूसरी स्टेट है तो कौन सा लगेगा? सीएसटी। अगर आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड की है या एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड है तो उसके ऊपर क्या लगेगा? सर्विस टैक्स। तो बताओ आज इंडिया के अंदर सिंगल टैक्सेबल इवेंट है या मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट है? सो वेरी सिंपल, यूनिफॉर्मिटी लानी है तो टैक्सेबल इवेंट एक होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए? एक होना चाहिए। So there is a number of taxable event, and now there is a one taxable event, that is supply of goods or services or both. बड़ा important word आ रहा है इसके अंदर, कौन सा? Supply of goods या supply of services या supply of both. Supply के ऊपर डिस्कशन हो गया, बहुत अच्छा। अभी नहीं, लेकिन supply क्या पूरा समझ आ जाए। लेकिन supply of goods, supply of services और supply of both एक सिंगल इवेंट है। सेल नहीं बोलते हो। मैं बोलूंगा मैंने दिल्ली से पंजाब में सेल की, हो सकता है मेरे बार-बार मेरे मुंह से निकले दिल्ली से पंजाब में सेल की, तो हो सकता है जीएसटी नहीं आया, मेरे अभी फ्लुएंसी में नहीं आया, इसलिए मैं सेल बोल दिया मैंने गलती से। लेकिन आने वाले टाइम में मैं क्या बोलूंगा? मैंने दिल्ली से पंजाब में सप्लाई की, मैंने दिल्ली से दिल्ली में सप्लाई की। ना मैन्युफैक्चर बोलूंगा, ना मैं सेल बोलूंगा, ना मैं सर्विसेज बोलूंगा। मैं बोलूंगा मैंने सप्लाई की, किसकी? या तो गुड्स की या सर्विसेज की या बोथ की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों के ऊपर ही क्या लगने वाला है? जीएसटी। दोनों के ऊपर क्या लगने वाला है? जीएसटी। वैट रेट बताओ, आज वैट रेट सिंगल रेट है, एक गुड्स का रेट पूरी स्टेट, हर स्टेट में सेम है या अलग है? अगर यूनिफॉर्मिटी की बात करें ना तो ये कोई छोटा इशू नहीं है। आपको लगता होगा चलो 2 पॉइंट है, रट लो, सही है, जीएसटी में चल रहा है काम। यूनिफॉर्मिटी बहुत बड़ा इशू है। आज हर स्टेट अपने आप में एक कंट्री, हर स्टेट अपने आप में एक कंट्री। आप हरियाणा से बात करो, हरियाणा वाले कहते हैं अपने डीलर को क्या बोलते हैं? गलती से भी दिल्ली से मत खरीद लेना, सीएसटी पे करके आएगा, मैं क्रेडिट नहीं दूंगा तेरी गुड्स महंगी हो जाएगी, बाजार में बिकेगी नहीं, खरीदना तो कहां से खरीद? हरियाणा से। अरे इंडिया एक है,
तो फिर हरियाणा वाला दिल्ली से खरीद लेगा तो क्या हो जाएगा? हरियाणा वाला पंजाब से खरीद लेगा तो क्या? ना, बिल्कुल भी नहीं। आज के दिन स्टेट बैरियर्स, बिग स्टेट बैरियर्स, यू कांट बाय द गुड्स फ्रॉम द अदर स्टेट, यू हैव टू बाय इट फ्रॉम द सेम स्टेट। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाओ, अपनी स्टेट का भला करो, दूसरों की स्टेट में जाके टैक्स दे के आने का क्या मतलब बनता है? दूसरी कंट्री के साथ ऐसा हो तो मैं एग्री करूं। कैसे? हमें बोलते हैं दूसरी कंट्री से मत खरीदो, हम क्या लगा देंगे? इंपोर्ट करो, बेच लो, खरीदो मत। खरीदोगे तो फॉरेन करेंसी वहां जाएगी, सारे पैसे वहां दे के आ रहे हैं, मतलब लगाओ इस पे इंपोर्ट 100% लगाओ। पता आपको इंपोर्ट ड्यूटी 100% की है, 100%, जितने खरीदा उतने ही और पैसे, कमाल का मतलब टैक्स बनाया। और ये सही था, इंपोर्ट ड्यूटी तक सही था, बाहर क्यों पैसे दे रहे हो? अपनी कंट्री में दो ना। लेकिन ये तो गलत है ना, दिल्ली में मत दो। दिल्ली वालों को बोल रहे हैं हरियाणा से मत खरीदो, हरियाणा वालों को बोल रहे हैं पंजाब से मत खरीदो, फिर वो चकते इंडिया की मूवी तो बेकार होगी। वो पहले से में बोलता है ना मुझे पंजाब सुनाई देता है, ना मुझे हरियाणा सुनाई देता है, मुझे तो एक ही सुनाई देता है, इंडिया। और हरियाणा वाले का तो सुनता होगा भाई, बैठ में तो हरियाणा ही सुनना पड़ता है, आपसी बात है। तो डिफरेंट रेट्स फॉर डिफरेंट स्टेट्स, नाउ देयर विल बी यूनिफॉर्म रेट। अरे दिल्ली में सप्लाई करो, पंजाब में करो, हरियाणा में करो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम रेट है। आपको पता है, आपने नाम सुना होगा थोड़ा थोड़ा, CGST, SGST, IGST, यस सर। कहते हैं कि अगर दिल्ली, सुनोगे, कहते हैं दिल्ली का दिल्ली में बेचो ना तो CGST और SGST लगता है। अभी करेंगे पूरा नाम फुल फॉर्म, ऐसे मत सोचना मैं ऐसे बता रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। दिल्ली का दिल्ली में बेचेंगे तो CGST, SGST लगेगा। वो आजकल तो वो बिल की वो भी लगा रहे हैं कि कितने का खाना खाया और मैंने इतना बिल भरा। यस, मैंने लगाया है, लेकिन वो किसी और की पिक थी। अभी आधे से बच्चे सर आपने सबसे पहले बिल दिया। अरे भाई मैं तो कहाँ बिल दूंगा, मैं न्यूज़ सुनूंगा या ना तो सुखदेव ढाबा पे खाना खाने जाऊंगा, ये बताओ पहले। मतलब 12:36 का बिल था, तो क्या लगता है मैं टीवी का बैठा हूँ या वहाँ खाना खाने गया हूँ? वो एक स्टूडेंट था